हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने एक यूट्यूब चैनल दृष्टि 2024 जो ये मैगजीन है इसको कंप्लीट किया जा रहा है। इस मैगजीन के अंतर्गत देखा जाए तो आपका राष्ट्रीय परिदृश्य के टॉपिक को भी कंप्लीट किया गया और आपके अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को भी कंप्लीट किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय का अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है, जिसका लेक्चर फर्स्ट और सेकंड पड़ा हुआ है, तो आप प्ले लिस्ट है तो वहां देख सकते हैं। और इसका ये सेकंड लेक्चर जो मतलब कि थर्ड लेक्चर अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो सेकंड टॉपिक है उसको भी आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपका सीक्वेंस वाइज बना हुआ है तो वहां से आप देख सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक आएगा ये आएगा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मतलब कि इसका जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य दिया गया है इसका जो टॉपिक रहेगा वो हमारा सेकंड, मतलब कि जितने पहले लेक्चर के अंतर्गत हमने काफी सारे इसके टॉपिक को कंप्लीट किया। आज हमारा इसका सेकंड लेक्चर होगा जिसके अंतर्गत हम जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड जो भी परिदृश्य से रिलेटेड टॉपिक है उनको कवर करेंगे। चलिए तो आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारे टॉपिक की शुरुआत देखा जाए तो कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 से होने ही। इसके पहले का जो अभी लेक्चर आपको मिलेगा तो वो सतत विकास रिपोर्ट 2024 तक का उसमें कंप्लीट किया गया। तो आज का जो टॉपिक आता है कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग के अकॉर्डिंग, इसे रैंकिंग के संदर्भ में बात की जाए तो यह जीवन यापन की लागत को किसी विशेष स्थान पर एक निश्चित जीवन शैली बनाए रखने के लिए आवश्यक धनराशि के रूप में परिभाषित करता है। तो आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स होता क्या है, या फिर रैंकिंग जो है वह किस तरीके के मानक को परिभाषित करती है, किस तरीके के मानकों के इसमें शामिल किया जाता है। पहला तो ये कि किसी भी रैंकिंग या रिपोर्ट्स या फिर किसी सूचकांक को जब पढ़ा जाता है तो इसमें ये आता है कि इसे आखिर किसके द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किए जाने के साथ ये कि पहला शहर कौन सा रहा है, या फिर पहली रैंक किसको प्राप्त हुई है, लास्ट भी रैंक क्या है, भारत की स्थिति क्या है, भारत की ब्रिक्स देशों में क्या स्थिति है, विश्व में क्या स्थिति है, जितनी शहर है उनमें क्या रैंकिंग है, और किस तरीके का एक रेशियो रखता है, और किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, और क्या ऐसा इंपोर्टेंट सेगमेंट इसके अंतर्गत होगा। तो इन सब चीजों से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग है जिसमें आपका जीवन शैली को बनाए रखने के लिए उसमें खर्चों, आवासों, परिवहन कर, स्वास्थ्य देखभाल आदि में होने वाले खर्च को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। इस रिपोर्ट को जो है मतलब कि रैंकिंग जो है 17 जून 2024 को अमेरिकी कंपनी मर्सरी के द्वारा इसे जारी किया गया है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है वह 5 महाद्वीपों के 226 शहरों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। तो टोटल एक तरीके से देखा जाए तो इसमें 5 महाद्वीप को शामिल किया जाए। आपके 7 महाद्वीप है जिसमें से 5 महाद्वीपों के 226 शहर इसमें शामिल है, जिसमें जो न्यूयॉर्क शहर है वह रैंकिंग में आधार शहर के रूप में से चिन्हित किया गया और सभी शहरों की तुलना में न्यूयॉर्क शहर से की जाती है इस रिपोर्ट में, यानी कि इस रैंकिंग में बताया गया। और सबसे महंगा शहर जो है वह हांगकांग को बताया गया है। और विश्व के 2 सबसे सस्ते शहर जो रहे हैं वह क्रमशः अबुजा जिसको 226वां स्थान प्राप्त हुआ है, और लागोस जिसे 225वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो दोनों शहरी नाइजीरिया में स्थित है। तो नाइजीरिया के 2 शहर को सबसे सस्ते शहर के रूप में बताया गया है, जिसमें अम्बुजा और दूसरा लागोस आता है। भारत का जो मुंबई शहर है वह सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है। और भारत की रैंकिंग के बारे में जान लेते हैं कि भारतीय शहरों का स्थानों को कौन कौन सी रैंकिंग, यानी कि कितने नंबर पर रैंक मिली हुई है। तो 2023-24 में 23 में देखा जाए तो इसमें 147 थी मुंबई की रैंकिंग, अभी प्रेजेंट में 136 है 2024 में। और इसकी नई दिल्ली की रैंकिंग 169 थी, शहर की थी। अभी 2024 में 165 है, 184 चेन्नई की थी, और 189 2024 में 189 रैंक 2023 में थी और 2024 में 195 में है, और जो कि बेंगलुरु की रही है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये प्रमुख शहर है और इनके अंतर्गत एक प्रमुख राज्य आते हैं जिनकी रैंकिंग बताई गई है। अब आते हैं कि वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग 2023 के बारे में। ये जो रिपोर्ट है इसे EEIU के द्वारा वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट को जारी किया गया है। यह जो रिपोर्ट है यह सिंगापुर एवं ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के रहने के लिए विश्व के सबसे महंगे शहर है, जबकि दमिश्क यानी कि सीरिया को विश्व का सबसे सस्ता शहर घोषित किया गया है। 10 सस्ते शहरों में से 2 भारतीय शहर आते हैं, जिनमें चेन्नई 163वां स्थान रखता है और अहमदाबाद जो है वह 166वां स्थान रखता है। इस सूची में कुल 173 शहरों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया। अब आते हैं वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 के बारे में। यह जो रिपोर्ट है इसे पहली बार वर्ष 2006 में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया। तो इस रिपोर्ट की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखा जाए तो यह जो लैंगिक अंतराल रिपोर्ट है इसे पहली बार 2006 में जारी किया गया था। और उस टाइम पर देखा जाए तो इस रिपोर्ट में जो उच्चतम से स्कोर होता है वह 100 होता है, और जो निम्नतम स्कोर है वह 0 होता है, यानी कि शून्य होता है, जो कि लैंगिक असमानता को प्रदर्शित करता है। 12 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच के द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल 2024 नामक रिपोर्ट जारी की गई, और यह रिपोर्ट का
18वां संस्करण है जिसमें विश्व की 146 अर्थव्यवस्थाओं की लैंगिक समानता की दिशा में हुई प्रगति का मापन और देशों में लैंगिक अंतराल का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया और इस रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर 68.5% लैंगिक अंतराल इसमें समाप्त हो जाएगा और यह जो रिपोर्ट है वह पूर्ण लैंगिक समानता को प्राप्त करने में 134 वर्ष इसमें लग जाएंगे और इस रिपोर्ट के अंतर्गत देखा जाए तो विश्व में 2158 तक पूर्ण लैंगिक समानता को प्राप्त किया हुआ है और नवीनतम लैंगिक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में कोई भी देश पूर्ण लैंगिक समानता को प्राप्त नहीं कर सका है जिसमें वैश्विक कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी 42% बताई गई है और नवीनतम रिपोर्ट में आइसलैंड विश्व को सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला देश घोषित किया गया है। तो ये देखा जाए तो इस तरीके से रिपोर्ट के विभिन्न तथ्य हैं। अब जान लेते हैं कि इसमें भारत की रैंकिंग और वैश्विक स्तर पर कौन से देश की कौन सी रैंक है। तो इसमें आइसलैंड ने जो है वह पहली रैंक प्राप्त की है, फिर दूसरे नंबर पर आता है फिनलैंड, तीसरे पर नॉर्वे और चौथे पर न्यूजीलैंड और पांचवें पर स्वीडन का स्थान आता है और अंतिम 3 रैंक में आता है सूडान, फिर पाकिस्तान, उसके बाद 4 का रैंक आती है। भारत की जो इस में रैंकिंग है वह 129वें स्थान पर है और वैश्विक लैंगिक अंतराल में 2023 में रैंकिंग में भारत की जो रैंकिंग रही थी 127वीं रही, तो अभी प्रेजेंट में 129 रही है और 2023 में 127 रही है। तो वैश्विक रैंकिंग अंतराल और पहला देश कौन सा रहा है, आइसलैंड रहा है, दूसरा फिनलैंड रहा है, अंतिम से देखा जाए तो अंतिम से सूडान फिर पाकिस्तान रहा है। अब आता है कि इसमें जो रैंक जारी की गई है इसके 4 मुख्य घटक है जिसमें आर्थिक भागीदारी और अवसर, शिक्षा प्राप्ति, स्वास्थ्य की उत्तरजीविता और राजनीतिक सशक्तिकरण, ये रैंकिंग है जिसमें भारत की स्थिति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आता है सूचकांक, वैश्विक शांति सूचकांक के बारे में। वैश्विक शांति सूचकांक जो है एक तरीके से सिडनी स्थित विश्व के एक अग्रणी विचार मंच इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा इसे प्रतिवर्ष जारी किया गया है और यह सर्वप्रथम इस सूचकांक को वर्ष 2007 में एक ऑस्ट्रेलियाई स्टीव किलेरिया ने लॉन्च किया था और स्टीव किलेरिया द्वारा ही वर्ष 2008 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस की स्थापना की गई थी जो कि विश्व के शांति के स्तर पर मात्र 23 गुणात्मक और मात्रात्मक संकेतकों के आधार पर किया जाता। 11 जून 2024 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक 2024 जारी किया गया जो कि इसका 18वां संस्करण है। यह विश्व के 163 स्वतंत्र देशों में शांति के अनुसार रैंक प्रदान करता है जो कि इसमें रूस और यूरेशिया के अतिरिक्त विश्व के अन्य सभी क्षेत्रों में शांति के स्तर में गिरावट दर्ज की है और यूरोप विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण क्षेत्र रहा है। मध्य पूर्व या उत्तरी अफ्रीका विश्व का सबसे कम शांतिपूर्ण देश रहा है और आइसलैंड जो है विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश है और यमन जो आता है विश्व में कम शांतिपूर्ण देश रहा है इसके अंतर्गत आता है। शीर्ष 5 देशों के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें आता है आइसलैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सिंगापुर का स्थान इसमें शीर्ष स्थान पर बनाया हुआ और भारत को 116वां स्थान प्राप्त हुआ है। विगत वर्षों में देखा जाए तो शांति के समग्र स्तर पर 1.6% का सुधार दर्ज इसके अंतर्गत किया गया। इस सूचकांक के शुरुआत के बाद से भारत वर्तमान में वर्ष की तुलना में सर्वाधिक शांतिपूर्ण स्थिति में है जिसमें भूटान दक्षिण एशिया क्षेत्र में सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश से बन गया है। सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य के बारे में जानते हैं तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसमें 6 प्रमुख अंगों में से एक संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इसमें मुख्य उत्तरदायित्व अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना होता है। इसमें कुल 15 सदस्य शामिल होते हैं जिसमें 15 के अंतर्गत देखा जाए तो 5 स्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं और 5 सदस्यों का जो चुनाव है चुनाव पर मतलब कि स्थायी सदस्य होते हैं जिनमें चीन, रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, ये संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, जबकि जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं उनका 2 वर्ष की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए चुने जाते हैं। तो इसमें जो नए अस्थायी सदस्य चुने गए उनके बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से सदस्य चुने गए। तो 6 जून 2024 को इसका संयुक्त राष्ट्र महासभा का ये 78वां सत्र शुरू किया गया था। इस सत्र के दौरान वर्ष 2024 में कुल 5 सीटों के लिए चुनाव उपलब्ध कराए गए जिसमें 6 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया को संयुक्त परीक्षा में परिषद में आज स्थायी सदस्य के रूप में नामित किया था और 5 नव निर्वाचित सदस्यों को द्विवार्षिकीय कार्यकाल में 1 जनवरी 2025 से प्रारंभ होगा और 31 दिसंबर 2026 तक ये सुरक्षा परिषद के सदस्य रहेंगे। इनमें देखा जाए तो इसके पूर्व पाकिस्तान को 7 बार, पनामा को 5 बार, डेनमार्क को 4 बार, ग्रीस को 2 बार और सोमालिया मात्र को 1 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है और उपयुक्त देशों के अतिरिक्त वर्तमान में सुरक्षा परिषद के 5 अन्य अस्थायी सदस्य अल्जीरिया, गुआना, दक्षिण कोरिया, सेरा लियोन और स्लोवेनिया को इसके अंतर्गत
शामिल किया गया है। तो ये प्रमुख 5 अन्य अस्थायी सदस्य देश हैं। नेक्स्ट आता है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 के बारे में। यह जो सूचकांक है एक तरीके से द्विवार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है, यानी कि 2 साल में इसकी ये रिपोर्ट आती है। और इसी प्रोजेक्ट में ईपीआई, सेंटर फॉर एनवायरमेंट लॉ एंड पॉलिसी, विश्वविद्यालय और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क की एक संयुक्त परियोजना है। यह रिपोर्ट जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड स्थित मैककॉल मैकमैन फाउंडेशन के सहयोग से इसे शुरू किया गया है। यूपीआई में उच्च प्राथमिकता वाले पर्यावरणीय मुद्दों के प्रदर्शन के आधार पर यह विभिन्न रैंक प्रदान करता है और इसमें कुल 11 श्रेणियों में विभक्त 58 प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर विश्व के 180 देशों की रैंकिंग तैयार की गई। और इस सूचकांक को पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को 4 जून 2024 को जारी किया गया है, जिसमें एक रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में स्कैंडिनेवियाई देश लगातार शीर्ष रैंक पर पहुंच रहे हैं और इसमें यूरोपीय देशों को शीर्ष 20 स्थानों पर जगह प्राप्त हुई है, जिसमें पहली रैंक जो है वह एस्टोनिया को मिली हुई है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि इसमें किसी पूर्वी यूरोपीय देश को शीर्ष रैंक प्राप्त हुई है। और डेनमार्क जो रहा है वह 2022 में और 2024 में इस देश में रैंक रही है और यह नवीनतम रैंकिंग में 10वें स्थान पर पहुंच गया है। तो मतलब कि डेनमार्क को पहली रैंक 2022 में मिली थी, लेकिन प्रेजेंट में 2024 में ये 10वीं रैंक पर पहुंच गया है। और पूर्वी यूरोपीय देश एक ऐसा पहला देश बन गया है जिसने पहली रैंक उसमें प्राप्त की है। अब भारत की रैंकों में देखा जाए तो भारत की रैंकिंग जो रही है 180 देशों में 176वें स्थान पर रहा है और 2022 में इसकी सूची में 180वें स्थान पर था, यानी कि अंतिम स्थान पर था। और अभी प्रेजेंट में इसके 4 रैंकों में सुधार देखने को मिला है। और दक्षिण एशियाई देशों में 8 देशों में रैंकिंग भारत की 7वें नंबर पर और भारत वर्तमान में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस उत्सर्जक देश भी है, तो इसके संदर्भ में आता है। अब आता है हमारा क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के बारे में। यह जो रैंकिंग है अपनी तरह की सबसे व्यापक रैंकिंग है जो विश्व भर में सर्वश्रेष्ठ संस्थानों पर प्रकाश डाल। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का प्रथम संस्करण अक्टूबर 2004 में जारी किया गया। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग प्रति वर्ष जून माह में जारी की जाती है और क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में केवल शीर्ष 600 संस्थानों को व्यक्तिगत रैंक प्रदान की गई है, जिसके बाद संस्थान को बैंड में समूहबद्ध करके इस रैंकिंग में शामिल किया गया। यह जो रैंकिंग है यह इसका 21वां संस्करण है। इस रैंकिंग के अंतर्गत देखा जाए तो ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है, जिसमें विश्व के 1503 संस्थानों को शामिल किया गया। और इसमें इस स्वप्नीय निर्माण पद्धति में रोजगार योग्यता स्थिरता दोनों कारकों में शामिल करने का अपनी जगह की ये पहली रैंक है। और ये इसे लगातार जो अमेरिका का मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान है इसे लगातार 13वें वर्ष में शीर्ष स्थान पर रहा है। और अमेरिका के कुल सर्वाधिक संस्थान इसमें कुल 146 संस्थान इसमें शामिल है। फिर दूसरे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम के 90 संस्थान शामिल है और तीसरे नंबर पर चीन जो है वह 71 संस्थानों के साथ तीसरी रैंक हासिल किए हुए है। और भारत जो है इसमें भारत के कुल 46 संस्थान शामिल है और इस रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे को 118वां स्थान प्राप्त मिला है। और इस भारत में जो शीर्ष संस्थान है उनके बारे में देख लेते हैं तो आपका आईआईटी जो बॉम्बे है इसे 2024 में 149, 2025 में 118 और नई आईआईटी दिल्ली को 2024 में 197, 150 2025 में। और इसी तरीके से भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को 225 2024 में, 2024 में 225 और 2025 में 211, आईआईटी खड़गपुर को 271 2024 में, 222 2025 में, आईआईटी मद्रास में इनको 2024 में 285 और 225 में 227 रैंक मिली हुई है। तो इस तरीके से ये शीर्ष संस्थान है जिनको ये रैंक प्राप्त हुई है। अब नेक्स्ट सूचकांक आता है यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक के बारे में। यह जो सूचकांक इसे सर्वप्रथम वर्ष 2007 में इस सूचकांक के द्वारा यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की गई थी। इस यानी कि अब देखा जाए तो यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक की जो रिपोर्ट है वह किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है। और इस रिपोर्ट के अंतर्गत यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक भी जारी किया जाता है। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक का प्रत्यक्ष रूप से यात्रा एवं पर्यटन में प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक पर हुआ है या परिवर्तित निर्माण पद्धति रूपरेखा एवं अन्य भिन्नताओं के कारण टीटीडीआई टीटीसीआई एक स्वरूप है जिसमें टीटीडीआई में 5 आयामों
17 स्तंभों और 102 व्यक्तिगत संकेतकों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। यह जो सूचकांक है इसे विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है, जो कि इस सूचकांक का द्वितीय संस्करण है। और इस सूचकांक की प्रथम संस्करण मई 2022 में यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2021 के तहत इसे जारी किया गया है। इस सूचकांक में कुल 119 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल देशों की अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है, जिसमें 2021 में केप वर्दे, चाड, हांगकांग, एसएआर, लेसोथो, यमन को शामिल किया गया था, लेकिन ये देश जो है वह टीटीडीआई 2024 में शामिल नहीं हुए हैं। जबकि अल्जीरिया, बारबाडोस, ईरान, जमैका, ओमान, उज्बेकिस्तान, जिम्बाब्वे जैसी अर्थव्यवस्थाएं इसमें पहली बार शामिल हुई है। तो इन अर्थव्यवस्थाओं को आपको याद रखना है। तो अभी जो 2021 में सूचकांक जारी किया गया था, तो उस टाइम पे केप वर्दे, चाड, हांगकांग, एसएआर, लेसोथो, यमन को शामिल किया गया था, लेकिन 2024 में ये शामिल नहीं हुई है। लेकिन 2024 में पहली बार ईरान, जमैका, अल्जीरिया, बारबाडोस, ओमान, उज्बेकिस्तान और जिम्बाब्वे इसमें शामिल हैं। अब आता है कि शीर्ष 5 संस्थान के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले नंबर पर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पर स्पेन, तीसरे पर जापान और चौथे पर फ्रांस, पांचवें पर ऑस्ट्रेलिया आता है। और इस सूचकांक में अंतिम रैंक पर कौन कौन से हैं, इसमें 119वें स्थान पर माली और 118वें पर सिएरा लियोन और 117वें पर कैमरून है। और इसमें यूरोप जो रहा है वह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला क्षेत्र, और इस संदर्भ में एशिया प्रशांत क्षेत्र दूसरे नंबर पर आता है, जिसमें सर्वाधिक सुधार दर्ज करने वाला क्षेत्र उप सहारा अफ्रीका है। और इसमें भारत को 39वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें पर्यटन की दृष्टि से भारत सबसे बड़ा क्षेत्र है, और जिसमें निम्न मध्य आय वाली अर्थव्यवस्थाओं को भारत शीर्ष स्थान पर आता है। 3 भारतीय साहित्य कृतियों के बारे में देखा जाए तो इसमें एमओडब्ल्यू सीएपी क्षेत्रीय रजिस्ट्रार शामिल है, जिसमें मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड यानी कि एमओडब्ल्यू को कार्यक्रम दस्तावेजी विरासत का केंद्र है। यह लिखित दस्तावेजी विरासत मानव जाति की एक विरासत होती है, जिसके माध्यम से हम अतीत पर वापस देख सकते हैं और वर्तमान जीवन को समृद्ध कर सकते हैं। यूनेस्को ने वर्ष 1992 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य विश्व भर में मूल्यवान पुरालेखों और पुरातन पुस्तकालय संग्रहों का संरक्षण करना है और उन्हें व्यापक प्रसार को सुनिश्चित करना होता है। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड पैसिफिक, जिसे एमओडब्ल्यूसीएपी कहा जाता है, यह कार्यक्रम जो है वह अंतरराष्ट्रीय सलाहकार समिति की एक सहायक इकाई है। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम की एक अंतरराष्ट्रीय सलाहकार समिति की सहायक इकाई है, जिसमें कुल 43 देश समाविष्ट है। इसके अंतर्गत देख लेते हैं कि इसकी जो अभी हाल ही में बैठक हुई है वह 10वीं बैठक हुई है, जो कि उलान बटोर मंगोलिया में 6 से 10 मई के बीच में संपन्न कराई गई। इस बैठक में क्षेत्रीय रजिस्ट्रार में कुल 20 नई कृतियों को शामिल किया गया, और वर्ष 2024 में क्षेत्रीय रजिस्ट्रार में भारतीय साहित्य की 3 महत्वपूर्ण कृतियां, जिसमें रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकलोचन को शामिल किया गया, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने भी इस ऐतिहासिक उपलब्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रामचरितमानस के बारे में जाने कि रामचरितमानस जो है वह 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा अवधी भाषा में रचित रामचरितमानस को हिंदू साहित्य का सबसे महान कृतियों में से एक माना जाता है। यह जो कृति है वह तुलसीदास की रामचरितमानस की सचित्र पांडुलिपियों के नाम से क्षेत्रीय रजिस्टर में शामिल की गई है। उसे महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत भाषा में रचित रामायण को रामचरितमानस का आधार माना जाता है। पंचतंत्र के बारे में, पंचतंत्र जो है वह पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित तंत्र को एमओडब्ल्यूसीएपी में क्षेत्रीय रजिस्ट्रार में पंचतंत्र तंत्र कथाओं 15वीं शताब्दी की पांडुलिपि में साम से शामिल किया गया है। यह पंचतंत्र काव्य और गद्य में पशु तंत्र कथाओं का एक संकलन है, जो 5 भागों में संकलन इसका किया गया है। और सहृदय लोकलोचन जो कि एक तरीके से इसके रचयिता आचार्य आनंद वर्धन रहे हैं, और यह साहित्य सहृदय लोकलोचन पांडुलिपि भारतीय काव्य शास्त्र का एक मौलिक पाठ के नाम से इसे जाना जाता है। यह 9वीं से 10वीं शताब्दी की इस पुस्तक में काव्य, नाट्य शास्त्र, नाट्य अंतर्दृष्टि से संबंधित पाठ और चर्चाएं इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। नेक्स्ट आता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के बारे में। यह जो सूचकांक है इसे पत्रकारों और मीडिया को उपलब्ध स्वतंत्रता के स्तर के अनुसार विश्व के 180 देशों और क्षेत्रों को रैंक प्रदान करता है। इस सूचकांक में वर्ष 2002 में प्रतिवर्ष एक फ्रांसीसी एनजीओ रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है, और 3 मई 2024 को इसे विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के 22वें संस्करण को जारी किया गया, और 3 मई 2024 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस दिवस की जो थीम रही यानी कि विषय रहा है ग्रह के लिए एक प्रेस यानी कि पर्यावरणीय संकट के सामने पत्रकारिता था, इसका ये विषय रहा है। इस विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में प्रेस की स्वतंत्रता के संदर्भ में
सबसे खराब स्थिति जो रही है वह मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्र की रही है, जो कि पत्रकारिता करने के संदर्भ में विश्व का दूसरा सबसे कठिन क्षेत्र है। और यह शीर्ष 3 स्थान, जिसमें नॉर्वे पहले नंबर पर, डेनमार्क दूसरे नंबर पर, स्वीडन को तीसरा स्थान मिला है। और आपको बता दें कि जो नॉर्वे है वह 8वीं बार प्रथम रैंक हासिल किए हुए हैं। और भारत की रैंकिंग में देखा जाए तो भारत ने 31.28 स्कोर के साथ 159वां स्थान इसमें प्राप्त हुआ है। और इसमें भारत में 2023 में इसकी रैंक 161वीं रही थी। तो इसमें 2 रैंक में सुधार देखने को मिला हुआ है। अब आता है टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 के बारे में। यह जो रैंकिंग है इसे 30 अप्रैल 2024 को यूके की पत्रिका टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी की गई है। यह जो रैंकिंग है इसका 12वां संस्करण है। इसे वर्ष 2024 में इस रैंकिंग को तैयार करने के लिए 18 प्रदर्शन संकेतकों को प्रयोग किया गया है। यह नवीनतम रैंकिंग में एशिया महाद्वीप 31 देशों या क्षेत्रों में 779 विश्वविद्यालयों को रैंकिंग प्रदान करता है, जिसमें सर्वाधिक जो रैंकिंग यानी कि समग्र रैंकिंग प्राप्त करने वाला देश जापान रहा है, जिसमें सर्वाधिक 119 विश्वविद्यालय शामिल है। और भारत दूसरे नंबर पर रहा है, जिसमें 91 विश्वविद्यालय इसके अंतर्गत शामिल है। और विगत 2023 में भारत में कुल 75 संस्थानों को शामिल किया गया था। और एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में सिंहुआ विश्वविद्यालय को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि चीन की का विश्वविद्यालय है। दूसरी रैंक जो है वह पेकिंग विश्वविद्यालय को, तीसरी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को प्राप्त हुआ है। अब आता है नेक्स्ट विश्व प्रसन्नता सूचकांक के बारे में। विश्व प्रसन्नता सूचकांक की जो पहली रिपोर्ट है उसे वर्ष 2012 में जारी किया गया था। यह जो सूचकांक है इसे ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर, संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क तथा WHR के संपादकीय बोर्ड की मध्य साझेदारी के एक संदर्भ में ये वर्ष 2024 में विश्व प्रसन्नता सूचकांक रिपोर्ट को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके के वेलबींग रिसर्च सेंटर के प्रकाशन में है। और यह रिपोर्ट जो है इसे 2024 में जारी की गई और वर्तमान में कुल इसमें 143 देश शामिल है। और इस रिपोर्ट में लगातार 7वें वर्ष विश्व का सबसे प्रसन्न देश फिनलैंड को घोषित किया गया है। और अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है, जिसे सर्वाधिक दुखी देश कहा गया है। और इस रैंकिंग में भारत की स्थिति देखी जाए तो इसमें भारत ने 126वें स्थान पर रहा है, यानी कि 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत 126वें स्थान पर। और 2023 में भी भारत ने 126वीं रैंक प्राप्त की हुई थी। और सर्वाधिक देखा जाए तो 30 वर्ष से कम युवाओं की प्रसन्नता रैंकिंग भारत में 127वें स्थान पर। और 60 वर्ष या उससे अधिक वृद्धों की प्रसन्नता रैंकिंग में भारत 121वें स्थान पर आता है। और 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले व्यक्तियों की सूची में डेनमार्क जो रहा है विश्व का सबसे प्रसन्न देश रहा है, जिसमें शीर्ष में पहले फिनलैंड, फिर डेनमार्क, इसके बाद आइसलैंड रहा है। और फिनलैंड जो है वह लगातार 7वीं बार इस सूची में पहली रैंक प्राप्त किए हुए हैं। अब आता है विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन के बारे में, जो कि 19 से 20 मार्च 2024 को लंदन यूके में विश्व प्रसन्नता रैंकिंग शिखर जारी किया गया। यह रैंकिंग जो है एक तरीके से प्रसिद्धम विश्व शिखर सम्मेलन मार्च 2017 में मियामी अमेरिका में इसे आयोजित किया गया। नेक्स्ट आता है अंतरराष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2023 के बारे में। यह जो है इसे 11 मार्च 2024 को सिप्री के द्वारा विश्व पारंपरिक आयुधों के हस्तांतरण की स्थिति पर नवीनतम रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2023 जारी की गई। इस रिपोर्ट जो है वह वित्तीय मूल्य के बजाय शस्त्र अंतरणों की मात्रा को दर्शाती है। इसे 2019-23 की अवधि में शीर्ष 5 शस्त्र निर्यातक देशों में, जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन, जर्मनी इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें उक्त 5 जो आपूर्तिकर्ता देश है, जिसमें 2019 से 23 में दौरान कुल 75% निर्यात हेतु ये उत्तरदायी है। और इसमें शस्त्र निर्यात में भारत जो 2019 से 23 की अवधि में भारत आयात में शीर्ष स्थान पर रहा है। और इस अवधि में भारत द्वारा वैश्विक शस्त्र आयातों का 9.8% रहा है। अब आता है अंकुरवाद के बारे में, जो कि विश्व का 8वां अजूबा के तौर पर इसे शामिल किया गया है। तो अंकुरवाद के बारे में जान लेते हैं फिर इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, कि अंकुर जो है वह ऐशोधरपुर के नाम से इसे जाना जाता है। और अंकुर का जो नाम है वह नौकोर से लिया गया है, जो कि एक खमेर शब्द है जिसका अर्थ होता है साम्राज्य। अंकुर कंबोडिया के सीएफ द्वीप प्रांत में ये अवस्थित है, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक है। अंकुर को 9 से 14वीं शताब्दी की एक खमेर कला की एक पूरी
श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है और यह प्रसिद्ध मंदिर अंकोर वाट में स्थित है। अंकोर को यूनेस्को द्वारा वर्ष 1992 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है और अंकोर वाट का नाम विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना होने के कारण गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी दर्ज किया गया। इसे 12वीं शताब्दी की शुरुआत में खमेर साम्राज्य के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा कराया गया था और यह मंदिर मूलतः भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसमें 12वीं शताब्दी तक अंकुर वाट को बौद्ध मंदिर परिवर्तित कर दिया गया और 15वीं सदी के और उसके उपरांत अंकुर वाट अपनी महत्ता धीरे धीरे खोता गया, परंतु 1860 में फ्रांस से खोजकर्ता हेनरी मोहोट ने इस स्थल को पहुंचने के उपरांत उसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई है। तो ये अंकुर वाट मंदिर के बारे में है, जिसे विश्व का 8वां अजूबा घोषित किया गया। चलिए तो जान लेते हैं कि हाल ही में किस कारण से इसको 8वां अजूबा घोषित किया गया है। तो हाल ही में अंकुर वाट को 8वां अजूबा नामक एक शीर्षक से नवाजा गया है। यह इटली के प्रसिद्ध पर्यटन शहर पोम्पई को पीछे छोड़कर अंकुर वाट जो है वह विश्व के 8वें अजूबे का खिताब हासिल कर लिया है और कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेट और लंदन स्थित रॉयल असेंबली ऑफ कंबोडिया द्वारा इसकी आधिकारिक पुष्टि की गई है और विश्व का 8वां अजूबा उन नई इमारतों, परियोजनाओं, डिजाइनों समेत अन्य को दिया जाने वाला एक अनौपचारिक शीर्षक है, जो विश्व के 7 अजूबों में समान माना जाता है। विश्व के 7 अजूबे के बारे में देखें तो इसमें पुर्तगाल के लिस्बन शहर को आयोजित कार्यक्रम के दौरान विश्व के 7 नए अजूबों को आधिकारिक घोषणा 7/7/2007 को की गई थी और इसे आधिकारिक घोषणा में विश्व के 7 नए अजूबों को सभी एक समान सूची में कोई रैंक नहीं मिली हो। जैसे कि भारत का ताजमहल को 7वें अजूबे में शामिल किया गया है, कॉलेजियम इटली को, फिर तीसरे नंबर पर आता है माचू पिच्चू पेरी, पेट्रा जॉर्डन चीन की महान दीवार, स्टैच्यू ऑफ द क्राइस्ट रेडीमर ब्राजील, चिचेन इत्जा मेक्सिको को 7 अजूबों में शामिल किया गया और प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्य अजूबे हैं, जिसके अंतर्गत जैसे आते हैं आपके गीजा के महान पिरामिड मिस्र, रोड्स का कोलोसस ग्रीस, अलेक्जेंड्रिया का प्रकाश स्तंभ में मिस्र, माउसोलास का मकबरा तुर्की, आर्टेमिस का मंदिर, कोलंबिया में ज्यूस की मूर्ति, प्राचीन ग्रीस में बेबीलोन का हैंगिंग गार्डन जो कि इराक में स्थित है, जो कि पुराने आश्चर्य अजूबे यानी कि प्राचीन समय के आश्चर्य है और प्रेजेंट टाइम के आश्चर्य जो है वे कौन कौन से हैं। इसमें आता है पहले नंबर पर ताजमहल, फिर कोलोजियम इटली, फिर तीसरे नंबर पर आता है इसमें माचू पिच्चू पेरू, पेट्रा जॉर्डन चीन की महान दीवार, द स्टेचू ऑफ क्राइस्ट रेडीमर और चिचेन इत्जा इसके साथ प्रमुख अजूबे रहे हैं और प्रोजेक्ट में अंकुर वाट को विश्व का 8वां अजूबा शामिल किया गया है और इसकी जो 7 अजूबे की जो घोषणा है कब की गई थी 7/7/2007 को इसकी घोषणा की गई थी। अब आता है नेक्स्ट, स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य देश बना है उसके बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं नाटो के बारे में कि ये नाटो क्या है और नाटो में कितने सदस्य देश है, ये संगठन कब बनाया गया था और कौन से अभी लेटेस्ट में इसमें शामिल हो पहली बार, किसको शामिल किया गया था, इसका क्या उद्देश्य है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है और तो इन सब के बारे में जानते हैं कि अप्रैल 1949 में अमेरिका, कनाडा तथा 10 यूरोपीय देशों, कौन कौन से देश, अमेरिका, कनाडा और 10 पूर्व पश्चिमी यूरोपीय देश जिसके अंतर्गत आते हैं यूके, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम, पुर्तगाल, डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड और लक्जमबर्ग आते हैं, ने वॉशिंगटन संधि पर हस्ताक्षर किए थे जिसके फलस्वरूप नाटो का गठन हुआ था। नाटो जो है एक तरीके से अंतर सरकारी राजनीतिक एवं सैन्य गठबंधन है जिसका उद्देश्य एक संगठित सुरक्षा प्रणाली के सृजन हेतु उत्तरी अमेरिका और यूरोप के स्वतंत्र एवं स्वायत्त देशों को एक छत्र नीचे लाना है और इसको अंतर्गत नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों का एक गठबंधन है जो कि नाटो का मुख्यालय इस गठबंधन में राजनीतिक एक प्रशासनिक केंद्र में और इसका मुख्यालय बेल्जियम ब्रुसेल्स में स्थित है। इसके स्वर्णीय तथ्य के अंतर्गत देखा जाए तो 7 मार्च 2024 को स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य देश बन गया है। वाशिंगटन डीसी अमेरिका में उत्तरी अटलांटिक संधि से संबंधित दस्तावेज जमा करने के साथ ही स्वीडन को नाटो की सदस्यता प्राप्त हो गई और स्वीडन जो है एक नार्डिक देश है। स्वीडन एवं नाटो के मध्य में संबंध 1994 में स्थापित हुए और स्वीडन पार्टनरशिप फॉर पीस पर ये शामिल हुआ है। नेक्स्ट आता है याओंडे घोषणा के बारे में। याओंडे घोषणा जो है एक तरीके से अफ्रीकी क्षेत्र मलेरिया संकट का केंद्र बन गया है। वैश्विक मलेरिया रिपोर्ट 2023 के अनुसार सभी वैश्विक मलेरिया मामले में 94% और वैश्विक मलेरिया से संबंधित मौतों में 95% मामले अफ्रीका में दर्ज किए गए। कुल वैश्विक मलेरिया में 70% से अधिक मामले 11 अफ्रीकी देश शामिल है। 6 मार्च 2024 को 11 अफ्रीकी देशों में स्वास्थ्य मंत्रियों मलेरिया से होने वाली मृत्यु दर में त्वरित कमी लाने और मलेरिया की
लड़ाई में अटूट प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए याओंडे कैमरून में एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत इस घोषणा पत्र को अपनाने वाले 11 देशों में आता है, जिसमें बुर्किना फासो, कैमरून, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, घाना, माली, मोजाम्बिक, नाइजर, नाइजीरिया, सूडान, युगांडा और तंजानिया इसके अंतर्गत शामिल है। याओंडे घोषणा का जो केंद्रीय विषय है मलेरिया से कोई नहीं मरेगा, इस पर आधारित है, जिसके माध्यम से अफ्रीका में मलेरिया मृत्यु दर में त्वरित कमी की घोषणा की गई है। नेक्स्ट आता है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2024 के बारे में, कि इसे 4 मार्च 2024 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक की 11वां संस्करण जारी किया गया। यह संस्करण जो है वह विश्व के 163 देशों में आतंकवाद के प्रभाव का अध्ययन और विश्लेषण करता है, जिसमें 9वें वर्ष इस्लामिक स्टेट को विश्व का सबसे घातक आतंकी समूह घोषित किया गया, जिसमें भूटान, चीन, कुवैत, ओमान, सिंगापुर समेत कुल 71 देशों के शून्य स्कोर के साथ आतंकवाद से आप प्रभावित देशों की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें भारत की रैंकिंग जो रही है वह 14वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट आता है पोखरा, जो कि नेपाल की पर्यटन राजधानी बनाई गई है। पोखरा जो है वह गंडकी प्रांत का एक प्रमुख नगर है, जहां पर नेपाल का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला का प्रवेश मार्ग भी कहा जाता है, और यह जो नगर है वह फेबा झील के तट पर स्थित है, और यह स्थल अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक समृद्धि, मनोरंजक गतिविधियों की विविध श्रृंखला तथा पर्यटन के केंद्र के रूप में लंबे समय से चिन्हित है, और यह नेपाल सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से पोखरा में देश की पर्यटन राजधानी घोषित की गई है, जिसमें फेबा झील के तट पर स्थित वाराही घाट पर आयोजित एक विशेष समारोह के दौरान इसकी घोषणा की गई है। अब आता है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के बारे में, कि सर्वप्रथम वर्ष 1995 में प्रकाशित आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की एक वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई, जिसका प्रकाशन वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में स्थित विचार मंच द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा किया गया। यह सूचकांक को विश्व के देशों की आर्थिक स्वतंत्रता का मापन 4 व्यापक नीतियों हेतु विभक्त 12 मात्रात्मक और गुणात्मक घटकों के आधार पर किया गया है। यह 26 फरवरी 2024 को इस सूचकांक को जारी किया गया। यह सूचकांक का 30वां संस्करण है, जिसमें 176 देशों के सदस्यों को आर्थिक नीतियों और स्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है, जिसमें 4 देश सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, ताइवान आता है, और इसमें भारत, जो ब्राजील और रूस जैसी अर्थव्यवस्था इस श्रेणी में शामिल है, जिसमें सूचकांक में विश्व में सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था सिंगापुर की रही है, और भारत में इस सूचकांक 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 के बारे में। यह जो सूचकांक है इसे अमेरिकी वाणिज्यिक संगठन यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से संबंध ग्लोबल इनोवेशन द्वारा पॉलिसी सेंटर द्वारा इसे 2012 में जारी किया गया था, जिसमें 50 विभिन्न संकेतकों के आधार पर 55 देशों की बौद्धिक संपदा और संरचना का मूल्यांकन शामिल किया गया है, जिसमें वैश्विक नवाचार नीति में इसे शामिल किया गया। अब आता है कि इस सूचकांक को वार्षिक रूप से जारी किए जाने पर इस सूचकांक का ये 12वां संस्करण है, जिसमें 55 देशों की अर्थव्यवस्थाएं शामिल है, जिसमें पहला स्कोर संयुक्त राज्य अमेरिका ने, दूसरा यूनाइटेड किंगडम ने और तीसरा फ्रांस ने प्राप्त किया, और भारत ने इसमें 42वीं रैंक प्राप्त की हुई है। अब आता है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, जिसे 1995 से ही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है, और इस सूचकांक के तहत विश्व के देशों और क्षेत्रों में वहां के व्याप्त भ्रष्टाचार के आधार पर रैंक प्रदान की जाती है। 30 जनवरी 2024 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 जारी किया गया, जो इस रिपोर्ट का 29वां संस्करण है, जिसमें 13 सर्वेक्षणों तथा विस्तारित पैमाने का प्रयोग किया गया है, जहां 0 का अर्थ सर्वाधिक भ्रष्ट और 100 का अर्थ सर्वाधिक ईमानदार होने से होता है, जिसमें डेनमार्क लगातार छठवें वर्ष पहले रैंक पर बना हुआ है, और सोमालिया को अंतिम स्थान इसके अंतर्गत प्राप्त हुआ है। सर्वाधिक भ्रष्टाचार वाले 4 देशों में आता है सोमालिया, जो रहा है इसको 2023 में 180वीं रैंक थी, और प्रेजेंट में 2023 में स्कोर जो रहा है वह 11वां है, और वेनेजुएला का 177वां और स्कोर 13 रहा है। इसी तरीके से डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड का स्थान इसके अंतर्गत आता है, जिसमें जो रैंक है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, और इसका स्कोर जो रहा है 90, 87 और 85 इसका स्कोर रहा है। अब आता है भारत में, जो भ्रष्टाचार बोर्ड सूचकांक में भारत ने 39 अंकों के साथ देखा जाए तो 93 रैंक प्राप्त की हुई हो। 2022 में भारत का स्थान 85वां था, और भारत के अतिरिक्त कजाकिस्तान, लेसोथो और मालदीव को भी 93वीं रैंक प्राप्त हुई है। भारत को इस बार भ्रष्टाचार बोर्ड सूचकांक में कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? 93वीं रैंक प्राप्त हुई है। तो भारत के साथ साथ कजाकिस्तान, लेसोथो और मालदीव को भी 93वीं रैंक प्राप्त हुई है। नेक्स्ट आता है गरबा को मानव की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है।
तो आप जानेंगे कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची आखिर होती क्या है और इस सूची में क्यों शामिल किया जाता है और यह सूची किसके द्वारा जारी की जाती है और गरबा का क्या एक महत्व रखता है जिसके कारण इसको शामिल किया गया है। तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत देखा जाए तो ये एक तरीके से ऐसी परंपराएं होती है जिन्हें देखा नहीं जा सकता, जिन्हें हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं। और मूर्त सांस्कृतिक विरासत ऐसी होती है जिन्हें हम देख सकते हैं। मूर्त मतलब देखने, यानी कि जिसे हम साक्षात देख सकते हैं। अमूर्त मतलब ऐसी परंपरा है जिसे देखा नहीं जा सकता है। मूर्त मतलब के अंतर्गत जैसे स्थापत्य, मूर्ति, चलकला, चित्रकला आती है। और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत ऐसी कलाएं होती हैं जो परंपराओं के तौर पर होती है, जिसमें समकालीन ग्रामीण और शहरी परंपराएं और कुछ विविध सामूहिक समूह इस प्रतिभाग लेती हैं। इसके अंतर्गत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत देखा जाए तो इसे यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति की 18वीं वार्षिक बैठक में 5 से 8 दिसंबर 2023 के मध्य कसाने बोत्सवाना में संपन्न किया गया। यह जो बैठक है वह 51 नई विरासतों को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करती है, जिसे 45 को भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया और 6 विरासतों को अविलंब संरक्षण आवश्यकता वाली अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। इसमें गुजरात का जो गरबा रहा है, इसमें अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में इसे शामिल किया गया है, जो कि 15 ऐसी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में भारत की सूचियों में शामिल हो गए हैं। तो ये जान लेते हैं कि इस गरबा नृत्य के बारे में कि किस तरीके का नृत्य है जिसे इसे शामिल किया गया और अभी तक भारत में टोटल 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में इन को शामिल किया गया। तो गरबा जो है एक तरीके से अनुष्ठानिक भक्तिपूर्ण नृत्य है जो हिंदू त्योहारों में नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है, जिसका जो शब्द है वह गर्भो शब्द, गरबा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द गर्भदीप से हुई है। गोलाकार छेद वाले एक मटके को गरबे के नाम से जाना जाता है। यह मटका जो है वह मानव शरीर का प्रतीक है और उसके अंदर जलता हुआ दीपक दिव्य आत्मा का प्रतीक है और इस गरबों की स्थापना करने के बाद माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए चारों तरफ घूम घूम कर नृत्य किया जाता है और इस नृत्य को भी गरबा कहा जाता है। वर्तमान में भारत में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत संरक्षण हेतु अंतर सरकारी समिति का एक सदस्य भी है और 24 सदस्यीय समिति ने भारत का चुनाव वर्ष 2022 में 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया गया। अब जान लेते हैं कि भारत के वे स्थल जिसमें टोटल आपके 15 स्थल शामिल है, तो इन 15 स्थलों के नाम जान लेते हैं कि जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची है उसमें रामलीला को 2008 में, वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा को 2008 में और कुट्टियम संस्कृत नाट्य कला को 2008 में शामिल किया गया है। 2009 में आपका रमन जो कि गढ़वाल हिमालय का धार्मिक अनुष्ठान एवं उत्सव उसको शामिल किया गया। मुठ्ठी केरल का अनुष्ठान एक रंगमंच एवं नृत्य नाटक है, इसे 2010 में। कालबेलिया जो कि राजस्थान का लोक नृत्य या लोक गीत है, इसे 2010 में। छऊ नृत्य जो कि पूर्वी भारत यानी कि झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में प्रचलित है, यह इसे शामिल किया गया 2010 में। 2012 में लद्दाख का मंत्रो बौद्ध मंत्रोच्चार जो कि ट्रांस हिमालय लद्दाख क्षेत्र में जम्मू कश्मीर और पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ रहा है। संकीर्तन जो रहा है मणिपुर का अनुष्ठानिक गान ढोल वादन नृत्य रहा है। पंजाब में जड़ियाल गुरु के ठठेरों द्वारा पारंपरिक रूप से पीतल एवं तांबे के बनाए जाने वाले बर्तनों की शिल्पकला इसमें शामिल है। योग जो रहा है 2016 में, नवरोज यानी कि नववर्ष के उत्सव का आयोजन 2016 में, कुंभ मेला 2017 में, कोलकाता दुर्गा पूजा को 2021 में और गुजरात के गरबा को 2023 में इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। अब हमारा नेक्स्ट सूचकांक आता है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 के बारे में। यह जो सूचकांक है इसे अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति की पारदर्शिता को बढ़ाने का एक स्वतंत्र साधन है। यह विभिन्न देशों की जलवायु संरक्षण संबंधी प्रयासों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है और इस सूचकांक का जो प्रकाशन है वह वार्षिक रूप से वर्ष 2005 से किया जा रहा है। इस सूचकांक के तहत 63 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण के प्रदर्शन का मूल्यांकन एवं तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है, जिसमें यूरोप तथा 63 अन्य देशों के संयुक्त रूप से संपूर्ण विश्व के लगभग 90% से अधिक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी रहा है। इस सूचकांक में 4 श्रेणियों में 14 संकेतकों के देशों को समग्र प्रदर्शन के आधार पर जारी किया जाता है, जिसमें 4 श्रेणी है, जिसमें पहली आती है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जिसका कुल स्कोर 40% है, नवीनीकरण ऊर्जा जिसका स्कोर 20% और ऊर्जा उपयोग का 20% और जलवायु नीति जो रही है वह 20% इसका स्कोर रहा है। स्मरणीय तथ्य के तौर पर देखा जाए तो इसे 8 दिसंबर 2023 को COP28 के दौरान जर्मन वॉच क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के तथा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से इसे जारी किया गया। यह जो सूचकांक है इसमें यह 19वां संस्करण है। इस सूचकांक में 3 स्थानों में से कोई भी देश अपना स्थान नहीं बना सका है
और 3 स्थानों में इसलिए नहीं स्थान बनाया सका क्योंकि पेरिस समझौते के दौरान लागू होने के बाद किसी भी देश ने जलवायु परिवर्तन के खतरनाक प्रभावों की रोकथाम को रोकने के हेतु पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं, जिस कारण से पहली रैंक पर कोई भी देश नहीं रहा है। चौथी रैंक आई हुई है डेनमार्क की, जो कि देश में पहले रैंक पर रहा है हुआ है। अंतिम स्थान पर सऊदी अरेबिया का स्थान है और चीन का जो स्थान रहा है वह पिछले वर्षों में समान 91वें स्थान पर है और दूसरे नंबर पर मुख्य उत्सर्जक CO2 उत्सर्जक देश अमेरिका रहा है, जिसमें 97वें स्थान पर रैंक हो। और भारत की रैंकिंग को देखा जाए तो इसके अंतर्गत भारत की रैंकिंग जो रही है वह 7वें स्थान पर है, जिसमें इस सूचकांक में भारत का स्कोर 70.25% इसने प्राप्त किया हुआ है। तो इसके अंतर्गत भारत की रैंक 7वीं है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 के बारे में। ये टाइम पर्सन ऑफ द ईयर को देखा जाए तो इसे वर्ष 2023 में स्थापित टाइम पत्रिका को 1927 से प्रतिवर्ष पर्सन ऑफ द ईयर का चुनाव किया गया और 1927 में पहला पर्सन ऑफ द ईयर जो है मैन ऑफ द ईयर चार्ल्स लिंड्सपर को चुना गया था। प्रेजेंट टाइम में किसको चुना गया है इसके बारे में जानते हैं। तो पहला कब चुना गया था? 1927 में मैन ऑफ द ईयर चार्ल्स लिंड्सबर्ग को शुरू किया, मतलब कि चुना गया था। और 1923 से इस पत्रिका को प्रकाशित किया जाता है और प्रतिवर्ष 1927 से ये टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना जाता है। तो 6 दिसंबर 2023 को प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पत्रिका टाइम द्वारा वर्ष 2023 के लिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की घोषणा की गई है। यह अमेरिकी गायक या गीतकार टेलर स्विफ्ट को पर्सन ऑफ द ईयर से नवाजा गया है। और 2017 की द साइलेंट ब्रेकर्स नामक समूह ने पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था, जिसमें पत्रिका के कवर पेज में शामिल महिलाओं को टेलर स्विफ्ट को भी स्थान दिया गया था और अभी 2023 में इन्हें पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है, जो कि एक अमेरिकी गायक है। अब आता है कि CEO ऑफ द ईयर सैम ऑल्टमैन को दिया गया, एथलीट ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी को और ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर एलेक्स नेवेल को चुना गया है। नेक्स्ट आता है QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के बारे में। यह जो रैंकिंग है इसे ब्रिटिश कंपनी QS द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह रैंकिंग में शीर्ष विश्वविद्यालयों पर प्रकाश डालती है, जिसमें 11 संकेतक के आधार पर इस रिपोर्ट का एक रूपरेखा बनाई जाती है। इस रिपोर्ट को 8 नवंबर 2023 को जारी किया गया है। इस रिपोर्ट का यह 16वां संस्करण है, जिसमें 25 देशों में क्षेत्रों में 856 संस्थानों को शामिल किया गया है, जिसमें सर्वाधिक विश्वविद्यालय 148 भारत के हैं, जो कि पिछली वर्ष की तुलना में 30 अधिक है। और भारत को 118 विश्वविद्यालय इस रैंकिंग में है और चीन की जो पेकिंग विश्वविद्यालय इसे एशिया का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है। दूसरे नंबर पर हांगकांग का विश्वविद्यालय, तीसरे नंबर पर यूनिवर्सिटी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर रही है। भारत के 100 शीर्ष संस्थान में आता है, जिससे 40वीं रैंक एशियाई देशों में और पहली रैंक भारत में IIT बॉम्बे, फिर आता है IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIS बेंगलुरु, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर और दिल्ली विश्वविद्यालय इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आता है ग्वालियर और कोझिकोड यानी UCCN में शामिल किए गए कि यूनेस्को की रचनात्मक शहरों के नेटवर्क का सृजन वर्ष 2004 में ऐसे शहरों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था, जिन्होंने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय स्तर पर सतत विकास के लिए एक रणनीतिक घटक के रूप में रचनात्मकता को मान्यता दी थी। यूनेस्को में रचनात्मकता शहरों के नेटवर्क में जिन 7 रचनात्मकता क्षेत्रों को आच्छादित किया था, जिसमें आती है शिल्प एवं लोक कलाएं, मीडिया आर्ट, फिल्म डिजाइन, पाक कला, साहित्य एवं संगीत आते हैं। इसे 31 अक्टूबर 2023 को विश्व शहर दिवस के रूप में 55 शहरों को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया है, जिसमें आंद्रे एजुले ने इन नई 55 शहरों को इस शहरों के रचनात्मक शहरों का दर्जा दिया गया। इन शहरों में शामिल किए जाने के बाद अब विश्व में 100 से अधिक देशों को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शहरों की संख्या कुल बढ़ाकर 350 में पहुंच गई है, जिसमें ये भारतीय शहर है, जिसमें कोझिकोड, ग्वालियर आते हैं। ग्वालियर को संगीत के क्षेत्र में जबकि कोझिकोड को साहित्य के क्षेत्र में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों की सूची में रखा गया। इसके पूर्व 2015 में जयपुर को शिल्प एवं लोक कला की श्रेणी में और वाराणसी को संगीत के क्षेत्र में, 2017 में चेन्नई को संगीत के क्षेत्र में, 2019 में मुंबई को फिल्म के क्षेत्र में, हैदराबाद को पाक कला के क्षेत्र में और वर्ष 2021 में श्रीनगर को शिल्प एवं लोक कला के क्षेत्र में इसे रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया और प्रेजेंट में कुल इनकी संख्या 8 हो गई है, जिसमें ग्वालियर और कोझिकोड को शामिल किया गया है। ग्वालियर जो है वह मध्य प्रदेश शहर का यूनेस्को ने संगीत के शहर के रूप में मान्यता दी हुई है और यह ख्याति संगीत के क्षेत्रों में दिग्गजों संगीत सम्राट तानसेन और बेनी बावरा के कारण यह स्थापित है। और कोझिकोड जो केरल को है
पर यूनेस्को ने साहित्य के शहर के रूप में मान्यता दी है और यह शहर जो है प्रथम भारतीय शहर बन गया है जो कि साहित्य के क्षेत्र में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल होने वाला। और कोझिकोड वार्षिक केरल साहित्य महोत्सव एक स्थायी आयोजन स्थल भी बनाया गया। अब आता है इसराइल फिलिस्तीन विवाद के बारे में कि इसराइल फिलिस्तीन विवाद जो है वो यरूशलेम से इसराइल फिलिस्तीन विवाद संबंधी बुनियादी समस्याओं में से एक। इस्लाम, ईसाई, यहूदी धर्मों के इस क्षेत्र से अपने अपने दावा करते हैं और यह जो है इसे 1948-49 में इजराइल अरब युद्ध में इस्लाम के पश्चिमी यरूशलेम जबकि जॉर्डन ने पूर्वी यरूशलेम का अधिकार कर लिया है और 1967 में इजराइल में पूर्वी यरूशलेम जॉर्डन से छीन लिया है और यह पूरे यरूशलेम को पवित्र राजधानी के रूप में मानता है जबकि फिलिस्तीन जो है पूर्वी यरूशलेम के भविष्य के फिलिस्तीनी राष्ट्र की राजधानी मानता है। तो इसके संदर्भ में विवाद का मुद्दा बना हुआ है। मूल फिलिस्तीनी जो है मुख्य रूप पर गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में निवास करते हैं और वर्तमान गाजा पट्टी हमास नामक सैन्य संगठन का शासन है जिसमें फिलिस्तीन की मांग है कि इजराइल अपनी सीमा को वर्ष 1967 में पूर्व की स्थिति में ले जाए और इजराइल अपनी विस्तारवादी प्रवृत्ति छोड़े। पूर्वी यरूशलेम स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र की राजधानी बनी। इसके अंतर्गत ये विवाद का मुद्दा बना हुआ है। 7 अक्टूबर 2023 को उग्रवादी संगठन हमास ने इजराइल पर हमला किया है और इसने ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड नाम भी दिया गया है हमास द्वारा इजराइल पर। और इस ऑपरेशन के में सांकेतिक अर्थ इजराइल द्वारा पवित्र अल अक्सा मस्जिद पर की गई इजराइल बर्बरता को उत्तर देना था और इसका उद्देश्य गाजा की 15 वर्षों की इजराइल नाकेबंदी को खत्म करना है और इसमें प्रत्युत्तर में ऑपरेशन आयरन स्क्वाड नामक अभियान भी चलाया गया। तो ये इजराइल हमास यानी कि इजराइल फिलिस्तीन के बारे में है। गाजा पट्टी के बारे में जान लेते हैं। गाजा पट्टी जो है वह मिस्र और इजराइल के बीच भूमध्य रेखा से लगी यानी कि भूमध्य सागर से सीमा से लगी हुई एक पतली पट्टी है जिसका क्षेत्रफल 360 वर्ग किलोमीटर होता है। अब आता है धोर्डो जो कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव है इसके बारे में। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव जो है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की एक पहल है। इस पहल को वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था। इसे यूएनडब्ल्यूटीओ में ग्रामीण विकास के पर्यटन कार्यक्रम। इस पहल के अंतर्गत उन गांवों को मान्यता प्रदान करता है जो पर्यटन को अपने विकास एवं कल्याण का सुदृढ़ संचालक बनाना हेतु प्रतिबद्ध है। इसे 16 से 20 अक्टूबर 2023 के मध्य समरकंद उज्बेकिस्तान में सत्र का 25वां सत्र आयोजित किया गया। इसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों की सूची में 2023 में शामिल किया गया था और 2021 में यह सूची में तीसरे रैंक पर था। अभी वैश्विक क्षेत्रों में कुल 54 गांवों को इस सूची में पर्यटन गांवों का दर्जा दिया गया है और इन 54 गांवों में भारत का धोर्डो गांव शामिल है जो कि गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और यह कच्छ के महान रण में धोर्डो वार्षिक रण उत्सव का आयोजन के लिए प्रसिद्ध है। और फरवरी 2023 में भारत ने G20 की अध्यक्षता के तहत प्रथम पर्यटन कार्य समूह की बैठक धोर्डो में ही संपन्न की हुई थी। और धोर्डो से पूर्व वर्ष 2021 में पोचमपल्ली जो कि तेलंगाना का गांव था उसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में जाना गया था मतलब कि चयनित किया गया था। और पोचमपल्ली जो है वह उत्कृष्ट साड़ियों के लिए भारत के सिल्क शहर के रूप में जाना जाता है। अब आता है वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 के बारे में। वैश्विक पेंशन सूचकांक जो है वह मोनास सेंटर फॉर फाइनेंशियल स्टडीज और मर्सर्स के सहयोग से CFA संस्थान द्वारा प्रायोजित एक सर्वेक्षण है। इसे वर्ष 2023 में इस सूचकांक को विश्व भर के 47 वैश्विक पेंशन पर्यटन प्रणालियों की एक व्यापक तुलनात्मक अध्ययन के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है। 17 अक्टूबर 2023 को मर्सर CFA इंस्टीट्यूट वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 जारी किया गया और यह सूचकांक जो है इसका 15वां वार्षिक संस्करण है जिसमें नीदरलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, इजराइल की सेवानिवृत्त आय प्रणालियां विश्व में सर्वश्रेष्ठ है जिसमें नीदरलैंड प्रथम स्थान पर है, दूसरे नंबर पर आइसलैंड, तीसरे नंबर पर डेनमार्क आता है और भारत का स्थान इस श्रेणी में 45वां स्थान है जिसका समग्र स्कोर 45.9 है और इसमें वर्ष 2022 में सूचकांक में भारत 41वें स्थान पर आता है जिसमें कुल स्कोर 44.4 का स्कोर इसके अंतर्गत आता है। अब आता है वैश्विक भूख सूचकांक के बारे में जो कि एक ऐसी युक्ति है जो वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर भुखमरी की गणना उसकी वस्तु स्थिति का पता लगाने के लिए डिजाइन की गई है जो कि 4 संकेत को जिसमें अल्पपोषण, बाल दुबलापन, बाल चिकनापन और बाल मृत्यु दर के आधार पर इस श्रेणी को तैयार करता है। 12 अक्टूबर 2023 को कंसर्न वर्ल्ड वाइड बेल्ट हंगर फिल्म के द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक भूख सूचकांक 2023 को जारी किया गया जो कि इसका 18वां संस्करण है और इस रिपोर्ट का जो शीर्षक रहा है वह खाद्य प्रणालियों को आकार देने में युवाओं की शक्ति है। इस सूचकांक में 125 देशों को शामिल किया गया है जिसमें देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर कोई भी देश भुखमरी की चरम पर आ रहा स्थिति पर नहीं है और इस देशों में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में दुबलापन के सर्वाधिक मामले भारत में दर्ज किए गए और इसमें जो 2022 से
22 में सर्वाधिक अवधि में मेडागास्कर ने पोषण में सर्वाधिक वृद्धि दर दर्ज की हुई है। और इसमें वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में 20 ऐसे देश शामिल हैं जो कि जीएचआर स्कोर में 5 से कम इसकी रैंक होती है। अब आता है कि इसमें भारत की जो रैंकिंग है वह 2023 में 111वें स्थान पर है और जिसका कुल स्कोर 28.7 इसका स्कोर रहा है। ये आते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो नोबेल पुरस्कार 2024 की घोषणा कर दी गई है। अभी देखा जाए तो अभी आपका 2023 के पूछे जाते अगर आपका अभी एग्जाम अक्टूबर में होता तो, लेकिन अभी अब एग्जाम आपका 2024 मतलब कि दिसंबर में होगा, तो अब आपको 2024 के ही नोबेल पुरस्कार पूछे जाएंगे। तो इसमें आप अकेला ऐसे ही नाम जान लेते हैं तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है वह दिया गया है आपका क्लाडिया गोल्डिन को प्रदान किया गया है। और आप नोबेल शांति पुरस्कार जो है वह नॉर्वे स्थित द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा ये ईरान की नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था 2023 का। इसका डिटेल वाला आपका 2024 वाला लेकर जल्दी ही आएंगे, तो आपको एक अलग से वीडियो मिल जाएगी नोबेल पुरस्कार 2024 की, तो आप उसको देख लेना। साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है 2023 का नॉर्वेजियन लेखक जॉन अलावे फ्रांसे को प्रदान किया गया। रसायन के क्षेत्र में जो पुरस्कार है वह इसके पुरस्कार को 3 वैज्ञानिकों को सम्मिलित रूप में दिया गया, जिसमें मोजी जी पाबंडी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका को, लुइस ई ब्रूस कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका को, एलेक्सी आई एक्यूम्यूट नैनो क्रिप्टेस टेक्नोलॉजी इंक अमेरिका को दिया गया। अब आता है इन 3 वैज्ञानिकों को ये क्वांटम डॉट्स के लिए ये पुरस्कार दिया गया। भौतिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार जो है स्टॉकहोम स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज को ये पुरस्कार दिया गया। और इस पुरस्कार में 3 वैज्ञानिकों को इसको भी दिया गया, जिसमें पीरे एगोस्टिनी, फेरेंग क्राउसिस और एनी एलवी लेर इसको ये पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक गतिशीलता के लिए पुरस्कार दिया गया। चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है वह द नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट को स्वीडन द्वारा इसे वर्ष 2023 का पुरस्कार दिया गया, जो कि 2 वैज्ञानिकों को प्रदान करता है, जिसमें कैटालिन कारी को हंगरी अमेरिका, ब्रू बेसमैन अमेरिका को ये पुरस्कार दिया गया। अब आता है टाइम वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 के बारे में। यह जो रैंकिंग है इसमें विश्व पत्रिका टाइम्स हायर एजुकेशन की एक वार्षिक प्रकाशन है, जिसे वर्ष 2024 में रैंकिंग में एक नई वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 30.0 प्रवृत्ति पर ही आधारित है। इस संस्थान में 5 क्षेत्रों में विभक्त 18 प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर मापा जाता है, जिसमें शिक्षण, अनुसंधान परिवेश, अनुसंधान गुणवत्ता, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण और उद्योग इसके अंतर्गत शामिल है। टाइम हायर एजुकेशन में वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें यह 20वें संस्करण है, जिसमें कुल 108 देशों में 1904 विश्वविद्यालयों की रैंकिंग शामिल की गई है, जिसमें सर्वाधिक विश्वविद्यालय जो है वह 169 अमेरिका की है। और भारत में जो भारतीय विज्ञान अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु है, जिसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, और भारत में कुल 91 संस्थानों को इस श्रेणी में रैंक प्राप्त हुई है। अब आता है मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के बारे में, कि मानव स्वतंत्रता सूचकांक जो है वह व्यक्तिगत, नागरिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता के आधार पर विश्व में मानव स्वतंत्रता स्थिति की रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है। यह वाशिंगटन डीसी स्थित कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया। यह इसका 9वां वार्षिक संस्करण है और इसे 2021 में कुल 165 देशों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। शीर्ष रैंक में पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड, दूसरे पर न्यूजीलैंड, तीसरे पर डेनमार्क का स्थान आता है। और 10 दक्षिण एशियाई देशों में सिंगापुर, तिमोर लेस्टे, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपीन और भारत 9वीं रैंक प्राप्त हुई है, जो कि 109वीं वैश्विक रैंक इसके अंतर्गत प्राप्त हुई है। नेक्स्ट आता है वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023, जो 7 नवंबर 2023 को इनसीड बिजनेस स्कूल द्वारा डिस्कार्टेज इंस्टीट्यूट फॉर फ्यूचर जेनेवा तथा ह्यूमन कैपिटल लीडरशिप इंस्टीट्यूट सिंगापुर के सहयोग से वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 को जारी किया गया, जो कि इसका 10वां संस्करण है, जिसमें कुल 134 देश शामिल है, जिसमें 5 स्थानों पर स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क और नीदरलैंड का स्थान आता है। और इसमें अंतिम 5 में 4 कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इथियोपिया, मोजाम्बिक और अंगोला का स्थान है। इसमें भारत की रैंकिंग की ये स्कोर है, जिसमें भारत की रैंकिंग समग्र रैंकिंग 103 है, समग्र स्कोर 30.37 है। आय वर्ग जो है निम्न मध्यम आय वर्ग है। क्षेत्र जो आता है मध्य और दक्षिण एशिया, क्षेत्रीय रैंक इसमें 5th नंबर पर आती है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2023 के बारे में, जिसे वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा प्रकाशित किया गया, इस रिपोर्ट में प्रदर्शन का जो मूल्यांकन है वह 8 कारकों तथा 14 संकेतकों के आधार पर है। इसमें वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जारी किया गया। इस सूचकांक में कुल 142 देशों या क्षेत्राधिकारों के
कानूनों को शामिल करता है, जिसमें डेनमार्क पहले नंबर पर, फिर नॉर्वे आता है, इसके बाद फिनलैंड का स्थान आता है। अंतिम पे स्थान पर वेनेजुएला है, जो कि 142वीं रैंक प्राप्त करता है। और भारत की जो रैंक है उसमें दक्षिण एशियाई देशों में नेपाल को 71वीं, श्रीलंका को 77वीं और भारत को 89वें स्थान के साथ क्षेत्रीय दृष्टि के तौर पर तीसरी रैंक पर आता है। तो यह रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के अंतर्गत भारत की प्रमुख रैंकिंग आती है। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सबसे पहले सम्मेलन आता है नाटो शिखर सम्मेलन के बारे में। यह जो शिखर सम्मेलन है, इसके फुल फॉर्म को जाने की नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसे 9 से 11 जुलाई 2024 को मध्य वाशिंगटन डीसी अमेरिका में इसे आयोजित किया गया है। इसकी स्थापना 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर की गई है। वर्ष 1949 में वाशिंगटन डीसी में नाटो के संस्थापक दस्तावेज उत्तर अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके में इस संधि में घोषणा पत्र जारी किया गया। यह अगला नाटो शिखर सम्मेलन द हेग नीदरलैंड में 24 से 26 जून 2025 के मध्य में इसे आयोजित किया गया। 50वां G7 शिखर सम्मेलन के बारे में। यह जो शिखर सम्मेलन है इटली की अध्यक्षता में अपुलिया, इटली में 50वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह जो शिखर सम्मेलन है यह जापान में इसकी अध्यक्षता की और कनाडा ने इस 2025 के लिए इसकी अध्यक्षता के लिए चुना गया। और G7 में सदस्य देशों में नेताओं के अतिरिक्त यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल, यूरोपीय आयोग और उर्सुला वॉन डेर लियोन को भी इसमें प्रतिभागी बनाए हुए। और इसमें 50वें G7 शिखर सम्मेलन में एक आउटरीच देश के रूप में आमंत्रित किया गया और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जून 2024 को G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में भाग लिया। और G7 के अंतर्गत 7 सर्वाधिक औद्योगिक और विकसित महाशक्तियों का संगठन है, जिसमें सदस्य देश संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान इसके अंतर्गत आते हैं। 13वां विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन के बारे में, जिसमें अबू धाबी 26 फरवरी से 2 मार्च 2024 के मध्य ये आयोजित है, जो कि 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन है, जिसकी अध्यक्षता संयुक्त अरब अमीरात में विदेश व्यापार राज्य मंत्री डॉक्टर थोनी बिन अहमद अल जाऊदी द्वारा की गई है, जो कि विश्व व्यापार संगठन की 12वीं मंत्री स्तरीय सम्मेलन 12 जून से 17 जून के मध्य जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसे आयोजित किया गया है। इसमें भागीदार देशों में 2 अल्प विकसित देशों कॉमरोस और तिमोर लेस्ते के विषय में विश्व व्यापार सदस्यता की मंजूरी दी गई है, जिसके अंतर्गत इनकी संख्या 164 से 166 हो गई है। और वर्ष 2016 में अफगानिस्तान तथा लाइबेरिया को विश्व व्यापार संगठन में सदस्यता मिलने के बाद वर्ष 2024 में विश्व व्यापार संगठन में 2 नए राष्ट्रों के परिग्रहण से WTO के इतिहास के परिग्रहण में सबसे लंबे अंतराल को प्रदर्शित करता है। CMS कॉप 14 के बारे में, जो कि वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए इसे 12 से 17 फरवरी 2024 को मध्य उज्बेकिस्तान समरकंद में इसका आयोजन किया गया। यह पहली कॉन्फ्रेंस जैसे ये मध्य एशिया में आयोजित होने वाली ये पहली कॉन्फ्रेंस है। इसमें उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला अरीपोव द्वारा चुना गया। कॉप 14 का आयोजन जो है प्रगति की कोई सीमा नहीं है नामक स्लोगन पर आधारित है। इसमें वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पक्षकारों में 13वें सत्र का आयोजन किया गया है, जो कि 15 से 22 फरवरी 2020 को गुजरात के गांधीनगर में की गई है, जिसका केंद्रीय विषय माइग्रेटिंग स्पीशीज कनेक्ट द प्लैनेट एंड टुगेदर वी वेलकम थीम होम पर आधारित है। इसमें कुल 133 देशों के अभिसमय किया गया है। इस प्रजाति रिपोर्ट के लिए यह पहली प्रवासी प्रजाति रिपोर्ट जो है वह स्टेट ऑफ द वर्ल्ड माइग्रेटरी स्पीशीज के नाम से इसे पहली रिपोर्ट जारी की गई है। और इसमें प्रवासी प्रजाति चैंपियन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण में असाधारण प्रयास और प्रतिबद्धताओं के कारण 9 चैंपियनों को मान्यता जिसके अंतर्गत दी गई है। प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए अभिसमय के बारे में जाने कि यह अभिसमय जो है वह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत एक पर्यावरणीय संधि है, जो कि बॉन कन्वेंशन के टाइम पर लोकप्रिय हुई थी। और इस अभिसमय को 1979 में हस्तांतरित किया गया था और वर्ष हस्ताक्षरित किया गया था। वर्ष 1983 में से लागू किया गया था। CMS जो है वह भारत वर्ष 1983 में CMS में एक पक्षकार के रूप में शामिल है। 19वां नेम शिखर सम्मेलन के बारे में कि 19 से 20 जनवरी 2024 को कंपाला, युगांडा में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में राष्ट्राध्यक्षों और शासन अध्यक्षों के 19वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके सम्मेलन में युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी कागुटा मुसेवेनी द्वारा इसका अध्यक्षता की गई है। इसका केंद्रीय विषय साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग बढ़ाना है और इसे वर्ष 2024 से 2027 तक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष रहे हैं। इसमें मंत्री S जयशंकर ने 19वें नेम शिखर सम्मेलन के भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और भारत नेम की संस्थापक सदस्यों में से एक हो और वर्तमान में नेम के सदस्य देशों की संख्या 121 रही है।
गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संदर्भ में देखा जाए तो इसे 18 से 24 अप्रैल 1955 के मध्य इसे प्रथम बृहद स्तरीय एचसीआई अफ्रीकी एआरएफ एशियन कॉन्फ्रेंस सहमत सिद्धांतों पर आधारित हुआ है और इस कॉन्फ्रेंस में बांडुंग कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। यह कॉन्फ्रेंस जो है बांडुंग इंडोनेशिया में संपन्न हुई और इस सहमति के आधार पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने वर्ष 1961 में बेलग्रेड तत्कालीन यूगोस्लाविया में आयोजित प्रथम शिखर सम्मेलन को औपचारिक रूप से स्थापित किया है और इसका प्रथम सम्मेलन में शिखर सम्मेलन में भारत सहित 25 देश शामिल हैं। कॉप 28 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2023 के बारे में, जो कि 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 के मध्य दुबई में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह जो शिखर सम्मेलन है इसका ये 28वां सत्र है और इसकी अध्यक्षता जो है वह सुल्तान के अहमद अल आबूद, जो कि कॉप 28 में इसकी दुबई में आयोजित की गई है, जिसकी अध्यक्षता इनके द्वारा की गई है। कॉप 28 में ऐतिहासिक रहा है क्योंकि इस सम्मेलन में पेरिस समझौते के तहत जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए वैश्विक प्रयासों की प्रथम वैश्विक स्टॉप टैक को सहमति मिली हुई है और एक तरीके से 2030 तक के लिए नवीनीकरण ऊर्जा की वैश्विक स्थापित क्षमता को तिगुना करने का योगदान करने हेतु सभी देशों में सर्वसम्मति से करने का आह्वान किया हुआ है और यह सम्मेलन 1 से 2 दिसंबर 2023 को आयोजित किया गया और भारत द्वारा वर्ष 2028 में कॉप 33 की मेजबानी पेशकश की गई और इसमें यूएनएफसीसीसी के हस्ताक्षरकर्ताओं की इस पेशकश को स्वीकृति प्राप्त होती है और यह वर्ष 2002 के द्वारा दूसरा कॉप होगा। तो भारत में मतलब कि प्रेजेंट टाइम में जो कॉप हुआ है वह आपका यहाँ पर वैश्विक जो कॉप 28 जो है दुबई में आयोजित किया गया है। इसके जो सुल्तान रहे हैं अहमद अल जाबेर के द्वारा इनकी अध्यक्षता की गई और अब भारत में कॉप 33 का आयोजन वर्ष 2028 में किया जाएगा और भारत के द्वारा कॉप 28 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ग्रीन क्रेडिट पहल का भी शुभारंभ किया गया और यूनिसेफ एवं जनरेशन अनलिमिटेड द्वारा भारत के पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से 8 दिसंबर 2023 को दुबई में कॉप 28 के दौरान ग्रीन राइजिंग पहल का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य विश्व भर में युवाओं को विभिन्न हरित पहलों में भागीदार करने तथा अपने आप को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को अनुकूल ढालने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इसके अंतर्गत आते हैं ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के दौरान लॉन्च किया गया है। अब आता है इसमें कि कुल देखा जाए कि इस अलायंस में कुल 11 देशों के 275 से अधिक नदी शहर इसमें शामिल। भारत सहित कुल 11 देश जिसमें भारत, मिस्र, नीदरलैंड, डेनमार्क, घाना, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, कंबोडिया, जापान, हंगरी, संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शामिल है। जिसमें कॉप 28 से पूर्व विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र अर्धप्रा सोलर फोटोवोल्टिक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया और इस संगठन में क्षमता 2 गीगावाट है और कॉप 28 की जो मेजबानी है वह अजरबैजान के द्वारा की जाएगी और कॉप 30 की मेजबानी ब्राजील में प्रस्तावित है और कॉप 28 की दुबई में हुई और कॉप 33 की भारत में हो। जीपीएआई शिखर सम्मेलन 2023 के बारे में, जिसे भारत मंडपम नई दिल्ली में इस सम्मेलन को 12 से 14 दिसंबर 2023 को किया गया और इसमें भारत की परिषद का अध्यक्ष रहा है और यह नई दिल्ली घोषणा पत्र में अंगीकृत किया गया। जीपीएआई के बारे में जाने क्योंकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी का एक अंतर्राष्ट्रीय और बहुनिर्धारक पहल है। यह जो पहल है वह इसके बीच में कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए एक वैश्विक साझेदारी है जो कि 15 जून 2020 को लॉन्च की गई है। पेरिस स्थित आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में से किया गया है। इसमें कुल सदस्य संख्या 29 है और इसमें दिसंबर 2020 में यूनेस्को ने जीपीएआई में एक पर्यवेक्षक के तौर पर ये शामिल हुआ है। जीपीएआई का पहला शिखर सम्मेलन 3 से 4 दिसंबर 2020 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में किया गया। दूसरा शिखर सम्मेलन 11 से 22 दिसंबर 2021 को पेरिस फ्रांस में, तीसरा शिखर सम्मेलन 21 से 22 नवंबर 2022 को टोक्यो जापान में किया गया। कॉप 5 मिनी मातस विषमय की 5वीं बैठक के बारे में, इसे 30 अक्टूबर से 3 नवंबर 2023 के मध्य जेनेवा स्विट्जरलैंड में पारे की मिनी माता विषमय के पक्षकारों के संबंध में 5वीं बैठक का आयोजन किया गया। यह जो बैठक है इसे क्लाउडिया डेमोस्ट्रो द्वारा की गई है जो कि रोमानिया देश से संबंधित है। मिनी माता विषमय जो अंगीकार है इसे 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर 29 अक्टूबर 2023 को मिनी माता फिल्म का प्रसारण किया गया जिसके निर्देशक एंड्रू लेविटास रहे हैं। मिनी माता के पर्यवेक्षण में 3 से 7 नवंबर 2025 के बाद जेनेवा में इसकी बैठक चिली की अध्यक्षता में इसकी बैठक आयोजित की गई और इसमें ओस्वाल्डो पेट्रिशिया अल्वारेज पेरिस द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई और भारत में मिनी माता कन्वेंशन का पक्षकार है और इसे संधि को 2013 में अपनाया गया था और 16 अगस्त 2017 को
इसे प्रभावी मतलब कि लागू किया गया था और भारत ने वर्ष 2018 में इस संधि का समर्थन किया हुआ था। मिनीमाता रोग के बारे में जाने कि यह मनुष्यों में मिनीमाता रोग जो है पहली बार 1956 में जापान में देखा गया था, जो कि एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम होता है जो कि गंभीर पारा विषाक्तता के कारण होता है। मिनीमाता रोग जो है मैथिल मरकरी के कारण मुख्यतः केंद्रीय तंत्र को प्रभावित करता है। अब आते हैं प्रथम वैश्विक एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन के बारे में कि 1 से 2 नवंबर 2023 को यूके के विलेज पार्क में वैश्विक बुद्धिमत्ता सुरक्षा शिखर सम्मेलन का प्रथम संस्करण आयोजन किया गया। इसमें भारत सहित विश्व भर के 28 देशों और यूरोपीय संघ ने हिस्सा लिया है, जिसमें 28 प्रमुख देशों ने शिखर सम्मेलन में विलय चिली घोषणा पत्र का हस्ताक्षर किए गए। अब आता है इसके अंतर्गत कि ये जो घोषणा पत्र है इसकी जो इस सम्मेलन को 2 नवंबर 2023 को यूके के विश्व के प्रथम एआई सुरक्षा संस्थान के द्वार पर लॉन्च किया गया है, जो कि प्रसारों की सुरक्षा का प्रशिक्षण करेगा। ले पार्क जो है वह ऐतिहासिक स्थल है जहां पर एलन ट्यूरिंग सहित अन्य वैज्ञानिकों ने विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के नाजियों में एंजिमा कोड को क्रैक किया हुआ है। कोलोसस जिसे विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम युग कंप्यूटर माना जाता है का उपयोग यूके के बर्किंघमशायर स्थित ब्लेचले पार्क में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर और उनके जनरलों के बीच लॉरेंज लिखित संदेशों को पढ़ने के लिए किया गया है। तो इसके अंतर्गत अब आता है थ्री बेसिन समिट या ब्राजीविल समिट के बारे में। अफ्रीकी देश कांगो गणराज्य की राजधानी ब्राजीविल ने 26 से 28 अक्टूबर 2023 के बाद थ्री बेसिन शिखर सम्मेलन के दूसरे संस्करण का आयोजन किया है। यह संस्करण का आयोजन जो है वर्ष 2011 में कांगो गणराज्य की राजधानी ब्राजीविल में किया गया, जो कि एक स्थायी भविष्य के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता पर केंद्रीय विषय आधारित शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति डेनिस सगो नगेशु के द्वारा की गई। संयुक्त राष्ट्र व अफ्रीकी संघ के तत्वाधान में इसे विभिन्न राष्ट्रों और संस्थानों में प्रतिनिधि शामिल है और भारत की ओर से इस शिखर सम्मेलन में भारत के तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने हिस्सा लिया हुआ है। थ्री बेसिन जो कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन और बोर्निया मेकांग दक्षिण पूर्व एशिया बेसिन को थ्री बेसिन में शामिल किया गया है, जिसमें विश्व की 80% उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र इसमें शामिल है। अब आता है G7 शिखर सम्मेलन के बारे में कि 15 से 16 सितंबर 2023 को G7 चीन का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन हवाना क्यूबा में आयोजित किया गया। यह जो सम्मेलन है इसमें क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल के द्वारा किया गया और इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय वर्तमान विकास चुनौतियां, विज्ञान प्रौद्योगिकी, नवाचार की भूमिका रहा है और इस शिखर सम्मेलन को समापन हवाना घोषणा पत्र को अंगीकृत करता है। और इसमें वर्ष 1964 में G7 के गठबंधन के पश्चात भारत ने पहली बार इसकी अध्यक्षता की हुई है। G7 की स्थापना जो है वह 15 जून 1964 को 77 विकासशील देशों द्वारा की गई, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के विकासशील देशों का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है, जिसमें भारत ने कुल इसमें शामिल है G7 शिखर सम्मेलन। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 जो कि 9 से 10 सितंबर 2023 को भारत मंडपम नई दिल्ली में 18वें सत्र के दौरान किया गया। इसमें भारत द्वारा आयोजित यह G20 शिखर सम्मेलन था और इसमें 60 शहरों में शामिल कुल 200 बैठकें इसमें आयोजित की गई। इसमें उत्तर प्रदेश का लखनऊ, वाराणसी, आगरा, ग्रेटर नोएडा G20 में संबंधित बैठकों का आयोजन कर रहे थे। और इसके अंतर्गत देखा जाए अफ्रीकी संघ जो रहा है G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया है, जिसमें 18वें G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को एक स्थायी सदस्य के तौर पर मान्यता दी गई और यह यूरोपीय संघ के बाद G20 में शामिल होने वाला दूसरा क्षेत्रीय गुट हो गया है। अब इसके अंतर्गत वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का भी शुभारंभ किया गया है, जिसमें G20 शिखर सम्मेलन में 9 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर, वाराणसी, इटली, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, मॉरिशस, यूएई के नेताओं के साथ मिलकर वैश्विक जैव ऊर्जा गठबंधन का शुभारंभ किया, जो कि G20 की अध्यक्षता भारत में एक पहल है और इस प्रकार लक्ष्य जैव ईंधन में वैश्विक विकास में तेजी लाना। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की शुरुआत की गई है, जो कि 9 सितंबर 2023 को G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूरोपीय संघ के नेताओं के मध्य भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया, जिसमें चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को प्रत्युत्तर के तौर पर देखा गया। 18वें G20 शिखर सम्मेलन का समापन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दी सिल्वा की अध्यक्षता में गेबल को सौंपा है और 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में होगा। तो ये जो आपका 18वां G20 शिखर सम्मेलन में भारत में हुआ था,
और 19वां जो है वह रियो डी जेनेरियो में होगा। तो G20 शिखर सम्मेलन के बारे में जान लेते हैं कि भारत की जो अध्यक्षता की गई है उसके बारे में, कि इसे 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत इसका अध्यक्ष रहा। और भारत की G20 की अध्यक्षता जो थे वह वसुधैव कुटुंबकम यानी कि एक पृथ्वी, एक कुटुंब और एक भविष्य की थीम पर आधारित है। और इस विषय में महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। G20 का लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों में केसरिया, सफेद, हरा और नीला से प्रेरित था। और इन लोगों में भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल के रूप में से पृथ्वी को दर्शाया गया। इस चुनौतियों के विकास को प्रदर्शित किया गया और इसमें पृथ्वी के प्रति भारत की इस पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसका प्रतीक के रूप साथ पूर्ण सामंजस्य रहा है। और कमल की 7 पंखुड़ियां 7 महाद्वीपों 7 सार्वभौमिक संगीत के स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती है। और G20 के लोगों के नीचे देवनागरी लिपियों में भारत लिखा हुआ है। तो ये जब भारत की अध्यक्ष G20 के द्वारा अध्यक्षता की गई तो उसके दौरान इस तरीके की प्रक्रिया देखने को मिली। अब हमारा अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन से रिलेटेड एक टॉपिक आता है, जिसको कि आपका फोर्थ टॉपिक रहेगा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का, कि इसमें कीर स्टारमर यूके के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री बनाए गए, जिन्हें 5 जुलाई को बनाया गया। यह जो है वह कृषि सुनक का स्थान लेंगे। और अभी 4 जुलाई 2024 को यूको में आम चुनाव हुआ, उसके संदर्भ सर कीर स्टारमर को ब्रिटेन के 98वें प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। अब आता है मसूद पेजेशकियान, जो कि ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति है। इन्हें 5 जुलाई 2024 को ईरान के राष्ट्रपति के रूप में द्वितीय चरण में चुनाव में सुधारवादी और उदारवादी नेता मसूद पेजेशकियान को नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। और ईरानी गृह मंत्रालय द्वारा मसूद पेजेशकियान को विजेता घोषित किया गया, जो कि 9वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित है। और इन्होंने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अबुदालिया की दुखद मृत्यु के उपरांत ईरान के राष्ट्रपति आवश्यक बनना, जो हेलीकॉप्टर दौरान एक दुर्घटना हुई थी 19 मई 2024 को, तो इस दौरान बनना इनका आवश्यक हो गया था। अब आता है कि ज्योतिर्मय सुमेनवा तुलबा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री बनाई गई है। इनके बारे में ये जो रही है ज्योतिर्मय सुमेनवा तुलबा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। यह पहली महिला प्रधानमंत्री है और इन्होंने जिन मिसेल सामा लोकांडो का स्थान लिया हुआ है। इंडोनेशिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के बारे में, जिन्होंने इंडोनेशिया में हाल ही में आम चुनाव संपन्न हुए हैं। और इन चुनाव में प्राबोवो सुबियांतो देश के नए राष्ट्रपति बनाए गए और इसे वर्तमान में इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री बनाए गए हैं। फिनलैंड के राष्ट्रपति चुनाव 2024 में 2 चरणों में संपन्न हुआ है, जिसमें इस चुनाव में अलेक्जेंडर स्टफ को देश के नए राष्ट्रपति बनाया गया है। और पोलैंड के नए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो बनाए गए हैं, वह सिविक कोएलिशन को एक बहुदलीय गठबंधन को बहुमत प्राप्त हुआ है। और 8 वर्षों के सत्तारूढ़ दल लॉ एंड जस्टिस पार्टी के नेतृत्व में इन्होंने अपनी गठबंधन की पार्टी बनाई हुई है। और 13 दिसंबर 2023 को डोनाल्ड टस्क को पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की हुई है। अब आता है क्रिस्टोफर मार्क लक्सन के बारे में, जो कि न्यूजीलैंड के नई प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। और इन्होंने क्रिस्टोफर लक्सन जो है वह 42 में प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। और यहाँ पर 2023 में आम चुनाव हुआ था, जो कि 14 अक्टूबर 2023 को यहाँ पर आम चुनाव आयोजित किए गए। सत्तारूढ़ लेबर पार्टी जो थी वह पराजित हुई थी और इनको जो प्रेजेंट में प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड नक्सल को प्रधानमंत्री चुना गया। डेनियल नोबोआ जो कि इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। यह जो है 48वें राष्ट्रपति के रूप में यहाँ निर्वाचित हुए। बेरिनोका अबाल रोजस जो कि इक्वाडोर की उपराष्ट्रपति बनाई गई और यह जो है वह सबसे युवा निर्वाचित राष्ट्रपति होगी। और दूसरे सबसे युवा राष्ट्रपति जुआन जोस फ्लोरेंस इक्वाडोर के इतिहास में रहे हैं। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय आपदाओं के बारे में, जिसमें आता है सुपर टाइफन यागी, जो कि वर्ष 2024 में पश्चिमी उत्तर प्रशांत क्षेत्र में आया एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। इसमें 4 श्रेणी का एक टाइफून था, जिसमें अनुमानित अधिकतम वायु गति 240 किलोमीटर प्रति घंटा थी। और इसमें प्रमुख देश चीन, फिलीपींस, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार के अंतर्गत शामिल थी। जिसमें सर्वाधिक जो प्रभावित क्षेत्र रहा है वह वियतनाम में देखने को मिला है और अब तक का सबसे शक्तिशाली टाइफून रहा है। और चीन में लैंडफॉल करने वाला दूसरा सबसे शक्तिशाली टाइफून रहा है। इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसने जो ये शब्द है वह जापानी भाषा की यागी का अर्थ होता है बकरी या मकर राशि होता है। और 15 सितंबर 2024 को भारत में टाइफून यागी से प्रभावित देशों के लिए मानवीय सहायता के लिए ऑपरेशन
सदभाव चलाया गया और इस ऑपरेशन के तहत 1 मिलियन मूल्य की मानवीय सहायता भारत से वियतनाम को प्रदान की गई। अब आते हैं गंभीर चक्रवाती तूफान रेमल के बारे में, जो कि 22 मई 2024 को बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दाब के क्षेत्र के रूप में उत्पन्न हुआ था। यह मध्य रात्रि को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों पर लैंडफॉल करने से पूर्व यह गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में परिवर्तित हो गया है। इस लैंडफॉल में इस चक्रवात के प्रभाव के आकलन करने के लिए भारतीय तटरक्षक पोत भारत को पारादीप से रवाना किया गया। रेमल को अरबी भाषा में बालू कहा जाता है, जो कि यह नाम ओमान के द्वारा दिया गया। तो यहाँ देखा जाए तो आपका अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य से रिलेटेड ये जो टॉपिक है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में आपका तीसरा टॉपिक आर्थिक परिदृश्य से रिलेटेड कवर किया जाएगा। तब तक आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।